हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस क्या है और न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या है और इसका हमारे सेल में फंक्शन क्या है। ठीक बच्चों, आपको पता ही होगा, हमने हमारा जो ये फर्स्ट सेमेस्टर का ये साइटोलॉजी वाला लेक्चर चल रहा है, इसमें हम लोगों ने साथ में मिलके 2 यूनिट पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। लास्ट लेक्चर में जो हमारा राइबोसोम का स्ट्रक्चर और फंक्शन था वो हम लोगों ने साथ में डिस्कस किया है। इसके पहले हम लोगों ने साइटोस्केलेटन में माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, फिर माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलाइजेशन एंड पेरोक्सिसोम, सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग यूनिट थर्ड देखेंगे। ओके, यूनिट थर्ड में हम लोग क्या पढ़ना है? न्यूक्लियस एंड क्रोमैटिन स्ट्रक्चर। यूनिट थर्ड में हमको क्या पढ़ना है? न्यूक्लियस पढ़ना है और क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर पढ़ना है। ओके, तो यूनिट थर्ड का हमारा जो पहला टॉपिक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोट्स में ही न्यूक्लियस पाया जाता है, प्रोकैरियोट में तो एब्सेंट होता है। तो हमें जो यूकैरियोट का न्यूक्लियस है इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन को पढ़ना है। और नेक्स्ट हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? केमिकल स्ट्रक्चर एंड बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। और हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे जो डीएनए और आरएनए का केमिकल स्ट्रक्चर क्या है और इसका बेस कंपोजिशन क्या है। बेस कंपोजिशन में हम लोग देखेंगे किसमें एडेनिन पाया जाता है, किसमें ग्वानिन पाया जाता है, किसमें साइटोसिन, किसमें थायमिन, किसमें यूरेसिल। ये बेस कैसे कैसे प्रेजेंट होते हैं ये इसमें हम लोग देखेंगे। और केमिकल स्ट्रक्चर में देखेंगे कौन डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या है, पेंटोस शुगर क्या है, नाइट्रोजनस बेस क्या है, कौन कौन सा नाइट्रोजन बेस किस में पाया जाता है, कौन कौन सी शुगर किस में पाया जाता है, वो देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग इसमें टॉपिक पढ़ेंगे डीएनए सुपर क्वालिंग। डीएनए देखिए, हमारी एक सेल है, सेल में न्यूक्लियस की साइज तो छोटी सी है, उसमें एक बड़ा सारा डीएनए कैसे वहाँ पे अरेंज होता है वो देखेंगे। वो कैसे अरेंज होता है डीएनए उसमें, वो हम सुपर क्वाइलिंग में देखेंगे, डीएनए सुपर क्वाइलिंग। और क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे और देखेंगे क्रोमैटिन कैसे ऑर्गेनाइज होकर क्रोमोसोम बनाता है। फिर हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, फिर टाइप्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए। देखिए बच्चों, हम डीएनए आरएनए का टाइप्स आपको जो यू बीएससी थर्ड सेमेस्टर की क्लास ले रहे हैं उसमें हमने आपको बहुत अच्छे से बताया है। जिसको पढ़ना हो जाके अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें, वरना मैं इसमें कवर जरूर करूँगी। ठीक, तो पहला जो ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर और फंक्शन है, इसको हम लोग पहले टॉपिक को शुरू करते हैं। इसके पहले अब तक हम लोगों ने जितना कुछ पढ़ा है यूनिट फर्स्ट और सेकंड का मिला के, मैं एक बार आपको ओवरऑल समरी बता देती हूँ। ठीक, हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है वो देखिए आपको दिखा देते हैं। इसमें मैं सारे के सारे एनिमल सेल के स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगी। ठीक है, हमने देखिए सबसे पहले ये देखिए इसका इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर किया था। उसके बाद आप लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा था ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? सेल की बाउंड्री है। उसके बाद देखिए ये हो गया इसका साइटोप्लाज्म। ये जो लिक्विड है वो हो गया साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में इसके ढेर सारे सब ऑर्गेनेल्स इसी में पाए जाते हैं। तो पहला देखिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, हम लोगों ने इसको भी पढ़ लिया है। फिर देखिए लाइसोसोम को भी आप लोगों ने पढ़ लिया है। फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ये सब है इसको भी आप लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक, ये देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। उसके बाद देखिए आप लोगों ने गाल्जी ऑपरेटर्स को भी अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक, उसके बाद देखिए ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ दिखाया गया है, इसको भी आप लोगों ने लिया है। फिर पराक्सिसोम को आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है, वैक्यूल को पढ़ लिया है। ओके, और देखिए फिर जो साइटोस्केलेटन है हम लोगों ने उसमें माइक्रोफिलामेंट, पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? माइक्रोट्यूब्यूल पढ़ा था, फिर माइक्रोफिलामेंट पढ़ा, फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट पढ़ा। फिर देखिए राइबोसोम आपके साथ डिस्कस किया गया ना। अब क्या क्या इसमें बाकी है देखिए, आप लोगों ने क्या क्या नहीं पढ़ा है। इसमें आप लोगों ने न्यूक्लियस नहीं पढ़ा है, न्यूक्लियोलस नहीं पढ़ा है, क्रोमैटिन, इतना स्ट्रक्चर मेरे हिसाब से आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। और तो सारे स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ लिया है। एक साइड से देखिए माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लिया है, माइक्रोट्यूब्यूल पढ़ लिया है, सेंट्रोसोम पढ़ लिया है, पढ़ लिया कि नहीं? सेंट्रोसोम पढ़ा है, माइक्रोफिलामेंट पढ़ा है, लाइसोसोम पढ़ लिया है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक हो गया है, वेस्किल वगैरह हो गया है, पैराक्सिसोम हो चुका है, ये देखिए वैक्यूल हो गया है, साइटोप्लाज्म हो गया है, गाल्गी वेस्किल हो गया है, गाल्गी ऑपरेटस उसिम था। फिर
अब इतना स्ट्रक्चर हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। रफ एंडोप्लाज्मिक हुआ, राइबोसोम हुआ, अभी लास्ट लेक्चर में राइबोसोम की इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब देखिए इस सेल में, ये देखिए इनका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस में 2 मेम्ब्रेन होंगे, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस के बीच में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, और इसी में क्रोमैटिन थ्रेड प्रेजेंट होता है, ठीक, क्रोमैटिन थ्रेड। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है, ये यूनिट 3 आपकी स्टार्ट हो रही है। बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन आप लोग को यूनिट 3 के लिए। इसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस एंड क्रोमैटिन स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए हमारा टॉपिक का क्या नाम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन यूकैरियोट, ठीक। देखिए न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, कैरियन, क्या बोलते हैं, कैरियन। अब न्यूक्लियस को खोजा किसने था, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट थे, BROWN। रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने इन 1831 में एसिटाबुलेरिया नामक एल्गी से न्यूक्लियस को खोजा था। एसिटाबुलेरिया नामक ये जो एल्गी है, ये लार्जेस्ट यूनिसेलुलर एल्गी है, ठीक है। कैसी एल्गी है, लार्जेस्ट यूनिसेलुलर एल्गी है। तो जो ये रॉबर्ट ब्राउन थे, इन्होंने एस्टाब्लोरिया से सर्वप्रथम न्यूक्लियस को खोजा था, और जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है उसको फेलिक फोंटाना ने 1774 में खोजा था, ठीक। किसने खोजा था, फेलिक्स फोंटाना ने, किसने, फोंटाना ने। तो न्यूक्लियस किसने खोजा, रॉबर्ट ब्राउन ने, और फोंटाना नामक साइंटिस्ट ने न्यूक्लियोलस को खोजा। अब न्यूक्लियस पाया कहाँ जाता है, आप तो जानते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस पाया जाएगा, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, ठीक। न्यूक्लियस इज फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट मैच्योर आरबीसी ऑफ मैमल। जो मैमल का मैच्योर आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कॉल्ड ब्रेन ऑफ सेल। न्यूक्लियस को कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है। जैसे हमारे बॉडी में कंट्रोल पॉइंट हमारा ब्रेन होता है, ठीक उसी तरह सेल का कंट्रोल पॉइंट होता है उसका ब्रेन, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इसीलिए न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ सेल। क्या बोलते हैं बच्चों, ब्रेन ऑफ सेल। आप तो भूलेंगे नहीं, नहीं भूलना चाहिए। शेप ऑफ न्यूक्लियस, आप देखते हैं न्यूक्लियस किस किस शेप में पाया जाता है। जनरली आप देखेंगे न्यूक्लियस स्फेरिकल होगा, इस तरह होगा। कभी कभी देखिए, कभी कभी इलिप्टिकल हो सकता है, ऐसे इलिप्टिकल हो गया। कभी कभी देखेंगे आप लोग बीन शेप्ड हो गया, बीन शेप मतलब किडनी की तरह, ठीक। बीन शेप्ड मतलब बोड़े की बीज की तरह। लोब्ड होगा, कभी कभी लोब्ड होता है, जैसे आप देखेंगे ये से लोब्ड होगा, WBC में का देखेंगे। हार्स शेप्ड होगा, कभी हार्स शेप्ड की तरह होगा ऐसे। और किडनी शेप्ड, ये बीन शेप्ड हो गया, ETC। तो न्यूक्लियस के बहुत सारे शेप हो सकते हैं। वो जनरली क्या होता है, स्फेरिकल। जनरली क्या होगा, स्फेरिकल, राउंड होगा। कभी कभी क्या होता है, इलिप्टिकल हो सकता है, बीन शेप्ड हो सकता है, लोब्ड हो सकता है, इलांगेटेड हो सकता है, हार्स शेप्ड, या फिर किडनी शेप। तो न्यूक्लियस की साइज डिफरेंट डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप हो सकता है, ओके। डिफरेंट डिफरेंट सेल में भी है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हो सकता है, ठीक है। अब साइज देखते हैं, न्यूक्लियस का साइज क्या है। द साइज ऑफ न्यूक्लियस वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल, ओके। जो न्यूक्लियस का साइज है वो फिक्स नहीं है कि इतने ही साइज का होगा, वो सेल के सेल से सेल में वेरी कर सकता है। किसी सेल में न्यूक्लियस मान लीजिए कुछ नैनो माइक्रोमीटर का है, किसी सेल में कुछ माइक्रोमीटर हो सकता है। तो जिनका इनका ये जो जनरल साइज है वो 1 से 10 माइक्रोमीटर के बीच का है, ठीक है। आप एक ही बॉडी के सेल में न्यूक्लियस अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हमारी बॉडी का मान लीजिए एक न्यूक्लियस 2 माइक्रोमीटर का है एक सेल का, अगले का 3 का हो सकता है, नेक्स्ट का 10 का हो सकता है। ऐसे ही एक ही बॉडी ले लीजिए, उसमें जो डिफरेंट टाइप की सेल पाई जाती हैं उसमें पाए जाने वाले न्यूक्लियस की साइज डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। एनी प्रॉब्लम, हैव यू एनी प्रॉब्लम, बताइए। तो बच्चों आपने देखा जो न्यूक्लियस का साइज है वो डिफरेंट डिफरेंट सेल में डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। इनकी जो साइज किससे रेंज करती है, 1 से 10 माइक्रोमीटर के बीच इनकी साइज होती है। अच्छा, 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ओके। बट जनरली ये इनका डायमीटर कितना होगा, ये मान लीजिए एक स्पेरिकल है,
ये क्या है, इसका डायोमीटर है। ठीक है, तो डायोमीटर इनका कितना होता है, 6 माइक्रोमीटर। कितना, 6 माइक्रोमीटर। इट ऑक्युपाइड 8 to 10% ऑफ टोटल सेल वॉल्यूम। जो सेल का टोटल वॉल्यूम है उसको 100% मान लेंगे। मान लीजिए 100 माइक्रोमीटर हम मान लीजिए सेल का वॉल्यूम है। ठीक है, आयतन है। तो 8 से 10% इसका, 8 से 10%, 8 माइक्रोमीटर ये न्यूक्लियस पाया जाएगा। तो टोटल वॉल्यूम का ये 8 से 10% न्यूक्लियस पाया जाता है। तो न्यूक्लियस की साइज प्रत्येक सेल में वेरी कर सकता है। इनका जो लेंथ है 1 से 10 माइक्रोमीटर के बीच होता है, और जो डायमीटर है 6 माइक्रोमीटर होता है। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए नंबर, नंबर में देखेंगे आप लोग। जनरली देखिए न्यूक्लियस एक ही होता है। कभी कभी न्यूक्लियस दो हो सकता है, कभी कभी मैनी होता है। ठीक, हम बताएंगे कहाँ पे दो पाया जाता है, कहाँ पे मैनी पाया जाता है, कहाँ पे एक। जनरली सेल कंटेन सिंगल न्यूक्लियस। मोस्ट ऑफ द केस में जो सेल रहेगा उसमें एक ही न्यूक्लियस पाया जाएगा। कितना न्यूक्लियस पाया जाएगा, एक ही। लेकिन देखिए, दो सेल विच कंटेन सिंगल न्यूक्लियस कॉल्ड यूनी न्यूक्लिएटेड सेल। जिस सेल में एक ही न्यूक्लियस होगा उसको बोलेंगे यूनी न्यूक्लिएटेड सेल। क्या बोलेंगे बच्चों, यूनी न्यूक्लिएटेड सेल। यूनी मतलब एक, न्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस। तो जिस सेल में एक ही न्यूक्लियस पाया जाएगा उसको बोलेंगे यूनी न्यूक्लिएटेड सेल। दो सेल विच कंटेन टू न्यूक्लियस कॉल्ड बाई न्यूक्लिएटेड सेल। जिस सेल में दो न्यूक्लियस होगा उसको बोलेंगे बाई न्यूक्लिएटेड सेल। बाई इक्वल टू टू, न्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस। और those cell which contain more than two nucleus called multinucleated or are syncytial। तो जिस सेल में दो से अधिक न्यूक्लियस होंगे उनको बोलेंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड और आर सिनसाइटियल। इसको सीनोसिटिक भी बोल सकते हैं। क्या बोल देंगे, सीनोसिटिक। ऐसे देखिए, COENOCYTIC। तो सिनसाइटियल को सीनोसिटिक भी बोल सकते हैं। तो बायोन्यूक्लिएटेड कहाँ पाया जाता है, पैरामीशियम में। पैरामीशियम जब आप पढ़ेंगे उसमें आपको बताया जाएगा एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है, MACRO न्यूक्लियस, एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस। ठीक, तो ये बायोन्यूक्लिएटेड कंडीशन हो गया पैरामीशियम का। और जो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन किसमें पाया जाता है, एक प्रोटोजोआ का मेंबर है ओपेलिना, इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन पाया जाता है, और मसल सेल में। और आप जब पढ़ेंगे वाउचेरिया एल्गी में, वहाँ भी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन पाया जाता है। ठीक, तो आपको वहाँ बताया जाएगा सब कुछ। देखिए यहाँ पे भी ये दिखाया गया है, मसल सेल, स्ट्रेटेड मसल सेल जो होती है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। यूनिन्यूक्लिएटेड मतलब एक न्यूक्लियस। बाई न्यूक्लिएटेड का मतलब होगा दो न्यूक्लियस। ये किस में पाया जाता है, लीवर सेल और पैरामीशियम में, सी रहेगा। और मल्टी न्यूक्लिएटेड किस में होगा, टू या मोर देन टू न्यूक्लियस। ठीक, सिंसाइसियल मसल सेल में। अब देखते हैं एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या है। आपको हम बता देते हैं स्ट्रक्चर, स्पेस स्पेस स्पेस, हाँ यहाँ पे बता देते हैं। हमने अभी आपको ऊपर दिखाया था न्यूक्लियस। देखिए न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। कैसा है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन हमने बना दिया। एक मिनट, ऐसे नहीं, ये हो गया। ओके, ये डबल मेम्ब्रेनस हो गया। और बीच बीच में इनके स्पेस होगा उसको बोलेंगे न्यूक्लियर पोर। क्या बोलेंगे बच्चों, न्यूक्लियर पोर। डबल मेम्ब्रेनस हो गया ना। और जो इसमें ये लिक्विड भरा रहेगा उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये देखिए इसका हो गया आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, और ये हो गया न्यूक्लियर पोर। ये हो गया इसका मेम्ब्रेन, और ये हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। लिख लीजिएगा, ठीक है। और बीच में यहाँ पे होगा न्यूक्लियोलस। क्या होगा, न्यूक्लियोलस। और इसी में होगा इनका डीएनए। ठीक है, क्रोमैटिन थ्रेड। ठीक,
और ये हो गया न्यूक्लियर पोर। ओके, न्यूक्लियर पोर से क्या हो, एक्सचेंज होगा मटेरियल का। ठीक है, तो एक ओवरऑल जनरल स्ट्रक्चर हमने दिखा दिया। राउंडेड है कि नहीं, है ना राउंडेड। तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन को सराउंड करने वाली जो मेम्ब्रेन होगी, डबल मेम्ब्रेन होगी, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, एनएम, और ये आउटर एनएम। तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये जो स्पेस होगा इसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, ये वाला जो मैं ये कर रही हूँ, ये हो गया इसका पेरी न्यूक्लियर, ये स्पेस जो है इसको बोल रही है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या बोले बच्चों, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और जो यहाँ पे लिक्विड फिल होगा उसको बोलेंगे न्यूक्लियोल, क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म। जो फ्लूइड है उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो ये डीएनए है, जो डीएनए है वो क्रोमैटिन थ्रेड है। ठीक, इस क्रोमैटिन थ्रेड में यू क्रोमैटिन होता है और हेट्रोक्रोमैटिन। मैं इसको बाहर निकाल के बनाती हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक क्रोमैटिन थ्रेड है, तो यहाँ पे डार्क रीजन होगा और लाइट रीजन होगा। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए कुछ यहाँ पे डार्क रीजन होंगे, कुछ ये डार्क रीजन हो गया, ये सब डार्क रीजन होगा। जो ये डार्क रीजन होगा उसको बोलेंगे हेटेरोक्रोमैटिन, और जो लाइट रीजन होगा उसको बोलेंगे यू क्रोमैटिन, यू क्रोमैटिन। अब देखिए यू क्रोमैटिन जो है यही इसका एक्टिव रीजन है। यही जो इसी पे जीन प्रेजेंट होगा जो कि हेरेडिटी इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से अगले जनरेशन में ट्रांसफर करेंगे। जो हेट्रोक्रोमैटिन है ये इनएक्टिव रीजन है, यहाँ पे कोई जीन पाया नहीं जाता है, या फिर जीन पाया जाता है तो इनएक्टिव, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते हैं। तो यू क्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं हम लोग न्यूक्लियस के बारे में। ओके, यहाँ तक हमने बता दिया था। अब स्ट्रक्चर अभी आपको एक बार फिर से दिखाएंगे ना। अब देखिए जो न्यूक्लियस है उसमें डिफरेंट सारे स्ट्रक्चर होंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, आपको तो पता चल गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है। न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, क्रोमैटिन थ्रेड होगा और न्यूक्लियोलस होगा। समझ में आ गया क्या क्या स्ट्रक्चर में पढ़ना है। अब देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हमने बताया न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन क्या है, डबल मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन है कि नहीं, और बीच में क्या था, पेरी न्यूक्लियर स्पेस था। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटरप्ट होके पोर था कि नहीं, ऐसे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, बीच बीच में ऐसे पोर था कि नहीं, था ना पोर। क्या था, पोर था। तो न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस में दो मेम्ब्रेन थी, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने आपको दिखाया था ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ देखिए आउटर मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कंटिन्यूअस हुई है, यहाँ देखिए है ना। ये न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन देखिए इससे कंटिन्यूअस हुई है कि नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हुई है कि नहीं, बताइए, हुई है ना। तो आउटर मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कंटिन्यूअस हुई है। अब क्या है, ए स्पेस प्रेजेंट बिटवीन टू मेम्ब्रेन कॉल्ड एज, उस स्पेस को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या बोलेंगे, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। दिखा दें आपको पेरी न्यूक्लियर स्पेस, या एक स्ट्रक्चर देखिए आप लोग न्यूक्लियस का, है ना ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे जगह जगह पोर है ना, पोर है, ये पोर दिखाया गया है। फिर बीच में ये लिक्विड है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बताया गया है, ये न्यूक्लियोलस है, और यहाँ से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे है यहाँ पे हो रहेगा, और ये न्यूक्लियर इन्वलप है, और ये सब क्रोमैटिन थ्रेड है जो पिंक पिंक है, ये सब क्रोमैटिन मटेरियल है, और ये बाहर इनका साइटोप्लाज्म है। ठीक, द थिकनेस ऑफ, जो ये मेम्ब्रेन है इसकी थिकनेस कितनी है, द थिकनेस ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन इज 20 एंगस्ट्रॉम। जो इनकी यूनिट मेम्ब्रेन है उसकी थिकनेस कितना है, 20 एंगस्ट्रॉम। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर, ये कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर नहीं है। इट कंटेन लार्ज नंबर ऑफ पोर, हमने आपको पोर दिखाया था, कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर होता है ना। फ्रॉम द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेवरल फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अराइजेज फ्रॉम विच क्रोमैटिन थ्रेड कनेक्टेड, कॉल्ड एज न्यूक्लियर लैमली। जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये जो इनर वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हुई है ना यहाँ पे, वहाँ से क्रोमैटिन थ्रेड अटैच होता है
उसी को बोलेंगे क्रोमैट फाइबर होगा, वहीं से क्रोमैटिन थ्रेड अटैच होगा, उसी बोलेंगे न्यूक्लियर लैमिना। ठीक, क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर लैमिना। अब देखते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या है। जो न्यूक्लियस का लिक्विड है उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। जो सेल का लिक्विड है उसको क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म इन न्यूक्लियस होमोजीनस होमोजीनस है, इसका हर जगह सल्यूट और सॉल्वेंट जो है एकदम सेम है। ठीक है, होमोजीनस है। फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन विच इन द न्यूक्लियस होमोजीनस फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलेंगे बच्चों उसको? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन वाटर, मिनरल, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या है? वाटर, मिनरल है और हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। देखिए जो हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन है ये बेसिक प्रोटीन है। ठीक है, जो डीएनए हमारा होता है वो एसिडिक नेचर में होता है, और जो ये प्रोटीन है बेसिक प्रोटीन है। तो डीएनए का जो ये न्यूक्लिक एसिड होता है, क्रोमोसोम होता है, उसकी ओवरऑल बैलेंस चार्ज बैलेंस होता है। एक का जब धनायन होता है, एक कटायन होता है, तो दोनों मिलके न्यूट्रल हो जाएंगे, तब ये न्यूट्रल परा रहता है। ठीक है, तो जो ये हिस्टोन प्रोटीन है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या है? मिनरल्स है, वाटर है, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज है, न्यूक्लियेज है, हेलिकेज है और लाइगेज एंजाइम, ये सब एंजाइम। और क्या क्या है? फास्फोरस है, पेंटोस शुगर है, नाइट्रोजनस बेसेस एंड सम अदर। अभी थोड़ा सा आपको ये सब नाइट्रोजनस बेस वगैरह नहीं समझ में आ रहा होगा, जब आपको डीएनए बताएंगे, डीएनए का स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम वगैरह सब बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या होगा? वाटर हो सकता है, मिनरल होता है, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है, डीएनए होगा ही होगा क्योंकि क्रोमोसोम बनेगा यहाँ पे, पॉलीमरेज एंजाइम होगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा, पेंटोस शुगर होगा। पेंटोस शुगर वही डीऑक्सीराइबोस शुगर और राइबोस शुगर। डीऑक्सीराइबोस शुगर डीएनए में होगा ना, और नाइट्रोजनस बेस भी डीएनए में होगा, एंड सम अदर सबस्टेंस, और कुछ अदर सबस्टेंस होंगे। जो न्यूक्लियोप्लाज्म इस साइट वेयर डीएनए रिप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन अगर्स। जो डीएनए रिप्लिकेशन होता है, डीएनए रिप्लिकेशन का मतलब डीएनए से, यहाँ देखिए, डीएनए रिप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए से डीएनए का बनना। ठीक है, ये है रिप्लिकेशन। और डीएनए से एमआरएनए का बनना, ये सब ट्रांसलेशन है। तो ये ट्रांसलेशन और रिप्लिकेशन वाला प्रोसेस यहाँ न्यूक्लियोप्लाज्म में ही होता है। अब इसका क्रोमैटिन थ्रेड देखिए आप लोग। क्रोमैटिन थ्रेड आपको एक बार ये दिखाते हैं, ये इसका क्रोमैटिन थ्रेड है ना, ये लिक्विड वाला, ये सब ऑरेंज ऑरेंज यहाँ पे अच्छे से बनाया गया है, ये देखिए, ये इसका न्यूक्लियोलस है, ये क्रोमैटिन थ्रेड है, ये देखिए है ना क्रोमैटिन थ्रेड, और ये न्यूक्लियर लैमिना है, और ये न्यूक्लियर पोर है। ओके, एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। अब देखिए क्रोमैटिन थ्रेड आपको, आप लोग देखिए, क्रोमैटिन थ्रेड इज मच कन्वोल्यूटेड थ्रेड। मच कन्वोल्यूटेड मतलब बहुत ही उलझा हुआ थ्रेड है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, फाउंड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। आपको दिखाया था हमने, न्यूक्लियोप्लाज्म में ऐसे थ्रेड पाया जा रहा था ना, कन्वोल्यूटेड है ना, एकदम उलझा हुआ है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमैटिन थ्रेड इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम। जब सेल डिवीजन होता है तो क्रोमैटिन थ्रेड थोड़ा कंडेंस हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। क्रोमैटिन थ्रेड इज कंसिस्ट ऑफ हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड डीएनए। डीएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन मिलकर क्रोमैटिन थ्रेड बनाते हैं, और क्रोमैटिन थ्रेड डिवीजन के टाइम पे थोड़ा शार्ट होके मोटा हो जाता है, उसी को बोलेंगे क्रोमोसोम। क्रोमैटिन थ्रेड बियर बियर क्या बियर करता है? जीन। क्या बियर करता है बच्चों? जीन बियर करता है। जैसे ये क्रोमैटिन थ्रेड होगा तो इस पे जगह 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 जीन होंगे। ओके, विच ट्रांसफर द हेरिडिटी करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ये जीन क्या करते हैं? हमारे जेनेटिक करेक्टर या फिर हमारा जो करेक्टर है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास करते हैं। ओके, क्रोमैटिन थ्रेड इज कंसिस्ट ऑफ यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। हमने बताया था यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन क्या है। अब यहाँ पे देखिए, हेट्रोक्रोमैटिन इज हाईली कंडेंस्ड, ये बहुत सारा डार्क रीजन हमने दिखाया था, जैसे क्रोमोसोम है, यहाँ का जो ये डार्क रीजन है, ये हेट्रोक्रोमैटिन है। ठीक है, और जो ये सब लाइट रीजन है वो यूक्रोमैटिन है, और जो ये डार्क रीजन है वो हाईली कंडेंस्ड है। ठीक, हाईली कंडेंस्ड
टेक टेक डार्क स्टेन, यहाँ पे स्टेन होगा STAIN, एंड कंटेन इनएक्टिव जीन। जो हेट्रोक्रोमेटिन है वहाँ पे इनएक्टिव जीन प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये हेरिटी इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास नहीं करता है। जो यूक्रोमेटिन है इज लेस कंस्टेंट, और ये लाइट स्टेन लेता है एंड कंटेन एक्टिव जीन। इसके पास एक्टिव जीन होता है जो कि हेरिटी इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास करते हैं। अब अगला स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं न्यूक्लियोलस। अब तक हमने क्या क्या देख लिया? न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन थ्रेड। अब देखते हैं हम लोग न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस कहाँ था? देखिए साइटो न्यूक्लियोप्लाज्म में था ना न्यूक्लियोलस, ये है ना ये न्यूक्लियोलस। इसको ब्रेन ऑफ ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ ब्रेन। और इसको किसने खोजा था? हमने स्टार्टिंग में बताया था, फोंटाना नामक साइंटिस्ट ने। किसने? फोंटाना नामक साइंटिस्ट ने। तो न्यूक्लियस देखिए ये भी नॉन मेम्ब्रेनस है, इसको कहते हैं ब्रेन ऑफ ब्रेन। ये जो न्यूक्लियस का भी ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन ऑफ ब्रेन लिख लीजिए, यहाँ पे हमने भूल गया है लिखने में। इट इज नॉन मेम्ब्रेनस स्फेरिकल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है और किसका बना होता है? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का। विच कंटेन कौन सी और यहाँ पे आरएनए होगा, आरआरएनए होता है, ठीक है। विच कंटेन 20 आरआरएनए, 18 आरआरएनए। यूकैरियोटिक है तो यूकैरियोटिक वाला आरएनए सब होगा। ओके, अभी जो आरएनए आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे, 28 आरआरएनए होगा, 18 आरआरएनए होगा, 5.8 होगा और 5 आरआरएनए होगा। और क्या होगा? प्रोटीन होगा। तो ये न्यूक्लियोलस किसका बना है? राइबो न्यूक्लियो आरएन। न्यूक्लियोलस में क्या होता है? आरएनए होता है, ठीक है। कौन कौन सा आरएनए? 28 आरएनए होगा, 18 होगा, 5.8 होगा और 5 होगा और प्रोटीन होगा। न्यूक्लियोलस इज फॉर्म बाय न्यूक्लियस। किसके द्वारा? न्यूक्लियस के द्वारा। सॉरी, न्यूक्लियोलस इज फॉर्म बाय न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर पार्ट। इसको NOR बोलते हैं, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन, ठीक है। यहाँ हमने पार्ट लिखा है। और आप डीएनए में जो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन होता है, NOR रीजन होता है, उसी से न्यूक्लियस बनता है। सॉरी, न्यूक्लियोलस उसी से बनता है। न्यूक्लियोलस किससे बनेगा? जो डीएनए में न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर पार्ट होता है वहीं से न्यूक्लियोलस बनता है। तो देखिए, न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। न्यूक्लियस क्या करता है? राइबोसोम और आरआरएनए को बनाता है, ठीक है। मोस्टली सिंगल न्यूक्लियोलस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, बट समटाइम्स मोर देन वन न्यूक्लियोलस प्रेजेंट इन सिंगल न्यूक्लियस। देखिए जनरली क्या जो कॉमन केस है, एक ही न्यूक्लियोलस एक न्यूक्लियस में पाया जाता है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, वहाँ पे एक ही न्यूक्लियस जनरली पाया जाता है। लेकिन सम टाइम केस होता है मोर देन वन न्यूक्लियोलस भी पाया जा सकता है, ये केस है, ठीक है। अब अब आपको दिखा दें न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर फिर से एक बार, सब स्ट्रक्चर आपको एक बार समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे एक हैंड से बनाया गया, हैंड से, ठीक है। ये देखिए, ये न्यूक्लियर का आउटर मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस का इनर मेम्ब्रेन है, और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में पेरी न्यूक्लियर स्पेस है। ये हो गया पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और जो मेम्ब्रेन इंटरप्टेड है उसमें ये है न्यूक्लियर पोर। और जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो हो गया, कंटिन्यू होगी, ठीक है। अब देखिए न्यूक्लियस में होगा न्यूक्लियोप्लाज्म, ये होगा प्लाज्मा, हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये इसका होगा क्रोमेटिन थ्रेड होगा। क्रोमेटिन थ्रेड में यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन दिखाया गया है। देखिए जो ये डार्क डार्क रीजन है, ये जो डार्क डार्क है ये हेट्रोक्रोमेटिन है, और जो लाइट लाइट रीजन है वो यू क्रोमेटिन है। ये है न्यूक्लियोलस, है ये न्यूक्लियोलस। और यहाँ पे जो डार्क रीजन है वो हेट्रोक्रोमेटिन है, और जो लाइट रीजन है वो यू क्रोमेटिन है। पूरा मिला के क्रोमेटिन थ्रेड है। और न्यूक्लियर पोर ये है, इस न्यूक्लियर पोर से एक्सचेंज होता है मटेरियल का। जैसे राइबोसोम को बाहर जाना है तो इसी न्यूक्लियर पोर के द्वारा ये बाहर आते हैं और जाते हैं, ठीक। न्यूक्लियोलस किससे बनता है? न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन ऑफ डीएनए, ठीक। समझ में आ गया आपको स्ट्रक्चर? देख लीजिए, ये हो गया इसका न्यूक्लियर पोर हो न्यूक्लियर इन्वेलप हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, ये न्यूक्लियर पोर हो गया, और ये क्रोमेटिन थ्रेड है, और ये न्यूक्लियोलस है, ठीक है। ये देखिए एक स्ट्रक्चर,
ये देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर इन्वलप लिखा गया है, न्यूक्लियर पोर है, यहाँ ये सब पोर है, फिर ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियोलस है, और ये जो क्रोमेटिन थ्रेड है। ऐसे ऐसे देखिए, जो डार्क डार्क दिख रही है वो दिख रही है ना, स्टेन ले रही है ना, ये हेट्रोक्रोमेटिन है, और जो लाइट लाइट है स्टेन नहीं ले रहा है वो यू क्रोमेटिन है। ठीक, यू क्रोमेटिन, यू मतलब ट्रू होता है, ट्रू क्रोमेटिन। तो ट्रू क्रोमेटिन का मतलब वो हेटी इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो कैरी कर रहा है। कैरी करने का मतलब वहाँ पे जीन प्रेजेंट है। अब न्यूक्लियस का फंक्शन देखते हैं। न्यूक्लियस बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है, इसको ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। ठीक, न्यूक्लियस परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन विच आर बिलो। न्यूक्लियस के द्वारा बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं जो कि नीचे दिए गए हैं। ठीक, देखिए, इट रेगुलेट ऑल एक्टिविटी ऑफ सेल, हेंस कॉल्ड ब्रेन ऑफ सेल। न्यूक्लियस जो है कि जैसे हमारा ब्रेन सारी एक्टिविटी बॉडी का कंट्रोल करता है, ठीक उसी तरह जो ये न्यूक्लियस है सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, इसलिए न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ब्रेन ऑफ सेल। क्रोमोसोम आर क्रोमेटिन थ्रेड इज बियरर्स ऑफ जीन। जो इसमें क्रोमेटिन थ्रेड होता है वो जीन को बियर करता है। ठीक, वो क्या करता है? विच ट्रांसफर द हेरिडिटरी करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। जैसे पापा या मम्मी का कोई करेक्टर है वो बच्चों में जाता है इस जीन के माध्यम से। जीन कहाँ होते हैं? क्रोमोसोम पे। तो क्रोमोसोम कैसे जाता है एक बच्चे में पापा मम्मी से? जैसे जो पापा से स्पर्म सेल आएगी, मम्मी से ओवा आती है, तो वो क्रोमोसोम लिए रहती है ना, 23 23। जैसे 46 जो 23 पेयर क्रोमोसोम होता है, जो 46 क्रोमोसोम होता है, 23 क्रोमोसोम स्पर्म होगा, 23 क्रोमोसोम ओवा में होगा, 23 23। यन होता है ये ना, ये देखिए यन होता है। ठीक, ये यन होगा। जब ये फ्यूज करेंगे तब ये 2n बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, तब इनमें 46 क्रोमोसोम हो जाएगा जो कि 23 पेयर है। ठीक, न्यूक्लियोलस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम, काजेस राइबोसोमल सब यूनिट। तो जो न्यूक्लियोलस है उसमें क्या होता है? राइबोसोम का सिंथेसिस होता है, बिकॉज राइबोसोमल सब यूनिट आर सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में जो ये राइबोसोम के सब यूनिट है, जैसे मान लीजिए 16S 18S है, और 5S है, 5.8S है, और 28S है, ये सब राइबोसोमल सब यूनिट कहाँ? न्यूक्लियोलस में ही बनते हैं, जो कि कंबाइन करके राइबोसोम बनाते हैं। रिप्लिकेशन एंड डुप्लीकेशन प्रोसेस इन न्यूक्लियस विच डीएनए एंड डीएनए फॉर्मेशन। अगर जो रिप्लिकेशन की प्रोसेस होती है या फिर डीएनए की डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन मतलब रिप्लिकेशन या डुप्लीकेशन मतलब है डीएनए से डीएनए का बनना, या फिर डीएनए से आरएनए से आरएनए का बनना। तो ये जो डुप्लीकेशन वाली प्रोसेस है, डीएनए से डीएनए बनता है, वो यहाँ न्यूक्लियस में ही होता है। ठीक, और जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है, डीएनए से एमआरएनए का बनना, ये देखिए ये बहुत लार्ज प्रोसेस है, बस एक लाइन में आपको लिख दे रहे हैं, ये बहुत लार्ज प्रोसेस है। ठीक है, अभी जहाँ जितना ज़रूरत है उतना बता रहे हैं। तो ये जो रिप्लिकेशन का प्रोसेस है, डीएनए से डीएनए का बनना, और जो ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, डीएनए से एमआरएनए का बनना, ये सब प्रोसेस न्यूक्लियस में ही होता है। कहाँ होता है? न्यूक्लियस में ही होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है? रिप्लिकेशन और डुप्लीकेशन प्रोसेस इन न्यूक्लियस इन विच डीएनए फॉर्मेशन अकर्स फ्रॉम डीएनए। ठीक है, रिप्लिकेशन में क्या होता है? डीएनए फॉर्मेशन होता है डीएनए से। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस अकर्स इन न्यूक्लियस इन विच एमआरएनए सेंट्राइज फॉर डीएनए। ट्रांसक्रिप्शन में एमआरएनए से डीएनए बनता है। और क्या है? साइटोप्लाज्म इज नॉन लिविंग वाइल न्यूक्लियस इज लिविंग। जो हमारा सेल का साइटोप्लाज्म है वो नॉन लिविंग है, लेकिन न्यूक्लियस जो है कि लिविंग है। ठीक, और लिविंग है, और इसमें क्या होता है? बिकॉज इट कंटेन जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए। हमारा साइटोप्लाज्म इस न्यूक्लियस जो कि लिविंग है, किस लिए लिविंग है? क्योंकि यहाँ पे डीएनए या आरएनए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म में डीएनए या आरएनए प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक बच्चों, न्यूक्लियस समझ में आ गया? न्यूक्लियस में कोई प्रॉब्लम? अगर आपसे कोई पूछे न्यूक्लियस क्या है तो आप लोग डरेंगे नहीं ना, बता देंगे न्यूक्लियस क्या है। ठीक, समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम? हाँ बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लेलिस्ट में सारी वीडियो आपको अपलोड कर दी गई हैं। प्लेलिस्ट में एक एक लेक्चर करके, लेक्चर नंबर 1 2 3 से लेके ऐसे ही कंटिन्यू आपको लेक्चर अपलोड किया गया है। अगर जिन्होंने लेक्चर नहीं कंप्लीट किया, प्लीज़
प्लेलिस्ट में जाइए, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी, वहाँ पे आपका वीडियो सब पड़ा हुआ है। और हाँ, जिसको नोट्स चाहिए वो टेलीग्राम पे जुड़ जाएँ। इसको टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए आपको जो थंबनेल पे व्हाट्सएप नंबर नहीं है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, सर आपको टेलीग्राम का लिंक शेयर कर देंगे, आप वहाँ से जुड़ जाइए, ठीक है। वहाँ पे नोट्स रोज की वीडियो का डाला जाता है। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।